Hey guys, welcome back to the channel Science Studio and I am Vidika Chawla. So today we are going to discuss a new topic from the unit Magnetic Effects of Current. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिल लाइन। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और मुझे किसी भी पॉइंट पर जो कि उसकी एक्सिल लाइन पर लाई करता है, एक्सिल मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। आई होप सबको अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक करंट कैरिंग वायर या फिर लूप एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम काफी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसी वैल्यू को हमें निकालना है। सो गाइस, अभी तक हम बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। बायट-सैवर्ट्स लॉ के बाद जो हमने लेक्चर कवर किया था वो था इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो लास्ट वीडियो था हमारा, ठीक है। तो जिसको भी लगता है यार वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट करके आप लोग को समझाऊं, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं बट फिर भी इजी हो और प्रिसाइज हो और समझ में आने वाली चीज हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एंड तक देखना है वीडियो को अगर आपको कंसेप्ट समझ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंसेप्ट समझना है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे पास कुछ चीजें मैंने एज्यूम करके रखी, मैं पहले बता देती हूँ आपको। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और आई करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है और मैंने क्या सपोज किया है, जो पी पॉइंट है बेसिकली वो एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स मैंने डिस्टेंस पॉइंट पी तक का सपोज करके रखा है। रेडियस जो है वो मैंने एज्यूम किया है सर्कुलर लूप का और आई हमें पता ही है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। अब क्या बात है, अप्रोच क्या रहेगी? सेम अप्रोच है। सिंस हम बायट-सैवर्ट्स लॉ से ये पढ़ के आए, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ड्यू टू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर कोई स्ट्रेट वायर भी हो सकती है, कोई लूप भी हो सकता है, किसी और चीज की फॉर्म में भी हो सकता है, पर हमें क्या पता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या होती है, dB इक्वल्स टू μ0/4π/I/dl sin θ/r²। तो जिसको भी ये अभी से समझ में नहीं आ रहा है तो यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, लास्ट वाला वीडियो देखो, उसके बाद आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट भी, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, सिर्फ dB की वैल्यू मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली मुझे पता है एक लूप जो है वो इनफाइनाइट करंट एलिमेंट्स, चाहे लूप है या फिर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स, लेंथ एलिमेंट्स कह लो या फिर करंट एलिमेंट्स से मिलके बना है, बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलके बना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, हर एक करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी करंट की डायरेक्शन होती है किसी भी लूप में, ठीक है, तो हर एक करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल से स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पी पे निकाल लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लूंगी तो इस पूरे लूप के लिए मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है, ये बात। अब मैंने क्या सपोज किया, नेक्स्ट चीज वो ये सपोज करके रखी है कि मेरे पास एक डीएल स्मॉल करंट एलिमेंट है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसी के सामने एक डीएल डैश, ठीक है, डीएल डैश एक करंट एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगी, डीएल और डीएल डैश के लिए डीबी की वैल्यूज या फिर डीबी डैश की वैल्यूज देखूंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज, डायरेक्शन, सब कुछ देखने वाली हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करूंगी। फिर मैं बचे हुए करंट एलिमेंट्स के लिए उस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूंगी। तो अभी से मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, आई गेस। सो गाइस देखते हैं, पहले तो डीबी की बात करूं, मैंने क्या सपोज की है, डीएल के लिए दिस इज पॉइंट पी, तो मुझे डीएल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ज्वाइन कर दे रही हूँ। एंड दिस इज आर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग दैट करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां से क्या है, ये पाइथागोरस लगाऊं अगर मैं, तो ए और एक्स, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर की वैल्यू है। इधर सेम वैल्यू हो जाएगी सिंस दिस इज ऑल्सो ए रेडियस है एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, तो ये आर की वैल्यू भी सेम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब डीबी की वैल्यू क्या होगी, डीएल की वजह से μ0/4π दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, आई डीएल करंट फ्लोइंग
दैट लेंथ एलिमेंट इनटू लेंथ एलिमेंट साइन थीटा। अब थीटा क्या होता था यहाँ पे, एंगल होता था डीएल और आर के बीच का, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, ये कुछ करंट कैरिंग वायर होती, बायट-सैवर्ट्स लॉ से ये डीएल एलिमेंट होता था, ठीक है, और ये पी पॉइंट पर अगर ज्वाइनिंग आर पोजीशन वेक्टर है तो ये थीटा होता था, मतलब डीएल करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल का हम क्या कहते थे, साइन लेना होता था। तो बेसिकली डीएल और आर के बीच का जो एंगल है, अब एंगल क्या है वो फिगर से देख के आई होप आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिलहाल तो डीबी की वैल्यू ये है, सिंस डीबी की एक डायरेक्शन भी है पर्टिकुलर, तो डायरेक्शन की भी बात करेंगे अभी हम। तो साइन थीटा की बात करते हैं पहले। सी बेसिकली डीएल क्या है, किसी भी पॉइंट पे, किसी सर्कल के एक पॉइंट पे मैंने छोटा सा लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और उस पॉइंट के लिए मैंने आर जो है बेसिकली एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, और आर मैंने एक लाइन खींची है जो कि सर्कल के लिए एक टेंजेंट की तरह काम करेगी। तो बेसिकली सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और टेंजेंट के बीच में, या यूं भी कह सकते हो आप, रेडियस और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करती हूं तो बेसिकली देखा जाए तो वो रेडियस के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ये बात। अब मैंने ये टेंजेंट इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ये टेंजेंट डी आर है, ठीक है, डी आर टेंजेंट है, या फिर सॉरी आर टेंजेंट है, तो ये आर टेंजेंट है। तो ये जो एंगल बनेगा बेसिकली ए और आर के बीच का, दैट विल बी 90 डिग्री। तो बेसिकली ये 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर है 90 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 90 इज 1, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हुई डीबी की बात। अब डीबी की डायरेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। डीबी की डायरेक्शन फ्रॉम द बायट-सैवर्ट्स लॉ, अगर किसी को याद हो, डीबी का जो वेक्टर फॉर्म होता था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आई डी ए क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। तो डीबी का डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का है, या फिर यूं भी कह सकते हैं डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगा डीबी का डायरेक्शन, ठीक है, सिंस दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब मुझे क्या करना है, डीएल का डायरेक्शन बेसिकली कुछ ऐसी है सिचुएशन, ठीक है, ये डीएल है, ठीक है, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर, दिस इज आर। सो इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे डीबी की वैल्यू चाहिए या डीबी की डायरेक्शन चाहिए। तो देखा जाए इन दोनों के प्लेन के अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन होगा, अगर तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज डीएल, दिस इज आर, देन दिस विल बी डीबी, ठीक है। तो दिस इज डीबी फॉर दिस करंट एलिमेंट। तो डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गई। और मैंने एक और चीज एज्यूम करके रखी है, जो बेसिकली ये दो एंगल्स हैं वो दोनों अल्फा एज्यूम करके रखे हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल्स अल्फा हैं, सो ये वाला एंगल कितना हो गया, दिस इज 90। ये तो फिगर से पता चल रहा है हमें कि रेडियस के बीच में और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच का एंगल जो है वो 90 है, और इट मीन्स ये एंगल भी 90 है। और इसमें से अगर ये अल्फा है तो बचा हुआ एंगल जो है 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है ये बात। अब आर और बी के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है। सिंस हम हमेशा ये कहते हैं कि आर जो है या फिर डीएल जो है हमेशा डीबी के परपेंडिकुलर होता है, तो आर और डीबी के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। इट मीन्स दिस इज आर, दिस इज बी, और उनके बीच का एंगल इज 90, और 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 90। तो यहां से बेसिकली ये तो मेरे पास अननोन था, और इसी को मैं अल्फा आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये अल्फा है। तो अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि अल्फा है और मैं इसको एंगल डेल मान लेती हूं,
तो 90 माइनस अल्फा प्लस में डेल इक्वल टू 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से डेल की वैल्यू क्या है, 90 से 90 कैंसिल, अल्फा, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी अल्फा है, और सेम काम अगर नीचे कर दूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है यार। एक तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, बिकॉज डेरिवेशन बहुत लंबी होती है, ठीक है। और फिर एक एक चीज समझाता मैं उसको रब कर देती हूँ साइड में, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप साइड बाय साइड पूरा देख लो फिर नोट करने लगो, तो उसमें क्या है काफी चीजें रब हो जाती हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो मैंने क्या किया है, अभी तक डायरेक्शन की बात की है डीबी की, अब मैं क्या देखती हूँ, डीबी डैश की बात करती हूँ। डीबी डैश क्या है, इसी के सामने वाला डीएल एलिमेंट की वजह से या फिर करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट के ऊपर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो वही सेम बात है नीचे भी, जैसे ऊपर डायरेक्शन की बात की थी, इफ दिस इज डीएल दिस इज आर, तो इसके परपेंडिकुलर मुझे कोई प्लेन चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, सिंस 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ये 2D फिगर है, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज डीएल एंड दिस इज आर, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे डीबी की डायरेक्शन चाहिए, तो दिस इज डीबी डैश, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई। और अल्फा एंगल की तो हम बात कर ही चुके हैं, अल्फा एंगल कैसे बना है। चाहो तो वीडियो को 0.75x की स्पीड से देखकर आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं तेज जा रही हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हो, चाहो तो तेज भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप लोग को किस टेम्पो पे चाहिए, बट मैं एक जनरल जो है स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो डीबी डैश हो गई इसके लिए डीबी मैग्नेटिक फील्ड की बात, ठीक है। अब मैं डीबी डैश की वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे, μ0/4 आई डीए साइन 90, फिर से साइन 90 क्यों, बेसिकली जो रेडियस है और जो आर है वो 90 डिग्री, सेम बात है। तो यहाँ पे दोबारा से एंगल जो है वो 90 डिग्री है अपॉन में आर स्क्वायर, तो साइन 91 हो जाएगा यहाँ से। और डायरेक्शन की भी हम बात कर चुके हैं। तो अब देखो गाइस, डीबी डैश और डीबी को मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रही हूँ, तभी मैंने ये एंगल से पोस्ट किए थे, अदरवाइज एंगल से पोस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो सिंस ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो इट मींस दिस इज डीबी डैश कॉस अल्फा, दिस इज डीबी डैश साइन अल्फा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल है विद द एंगल, जिसके साथ एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है। और ये डीबी साइन अल्फा बन गया, डीबी डैश साइन अल्फा, ऊपर से ये डीबी कॉस अल्फा हो गया, और फिर से ये डीबी साइन अल्फा हो गया। सो इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन डायरेक्शन। तो इक्वल तो मैग्नीट्यूड में है, सिंस दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। और वैल्यू सेम है तो ये इक्वल तो है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल कर देंगे ईच अदर। सो ये लाइन दिखनी है आप लोग को, और वी विल बी लेफ्ट विद डीबी और डीबी डैश साइन अल्फा, ठीक है। तो बेसिकली दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए मेरे पास डीबी साइन अल्फा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स बच गए हैं, ठीक है। अब सिंस एक लूप जो है वो बहुत सारे करंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है, राइट, ये बात बहुत सारे करंट एलिमेंट, छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना है। तो एक पेयर के लिए अगर मेरे पास डीबी साइन अल्फा का टर्म जो है नेट बचता है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो नेट है वो डीबी साइन अल्फा या फिर डीबी डैश साइन अल्फा के फॉर्म में बचती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करने वाली हूं कि जो मेरे पास फाइनली बी की वैल्यू आने वाली है, इंटीग्रेशन करने के बाद वो क्या होगी, किसका इंटीग्रेशन करूंगी मैं, समीशन या फिर इंटीग्रेशन भी कह सकते हो, डीबी साइन अल्फा का। आई नो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंस यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बचे हैं डीबी और डीबी साइन अल्फा, तो इन दोनों को ऐड कर दूं, इट मीन्स 2 टाइम्स डीबी साइन अल्फा, सिंस डीबी डैश और डीबी की वैल्यू तो सेम ही है, तो इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। बट आप लोग भूल रहे हो कि ये तो अभी मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात की है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता इसमें से कितने कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स और बन सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इन जनरल डीबी साइन अल्फा को इन जनरल पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फिर अपने आप से उसके अंदर आ जाएंगे जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे, अपने आप से उसके अंदर
सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सारा इंटीग्रेशन मुझे टोटल भी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, डीबी साइन अल्फा को इंटीग्रेट करने वाली। अब डीबी की वैल्यू तो मेरे पास है, बट मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू नहीं है। तो डीबी की वैल्यू तो मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर भी कह सकते हैं या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, सिंस आर जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, ठीक है। और साइन अल्फा की अगर मैं इस ट्राइंगल में से बात करूं, सो दिस इज 90, ठीक है, दिस इज 90 एंड दिस इज एक्स, दिस इज ए, ठीक है। तो ये तो रेडियस ही हो गया, और उसको हॉरिजॉन्टली अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये तो 90 बनने वाला है। तो a अपॉन में x, तो tan की बात हो जाएगी, तो हमें तो साइन चाहिए ना। तो a अपॉन r, तो a अपॉन r मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा होगा यहां से। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब मैं क्या कर रही हूं, इंटीग्रेशन के समय db साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है। तभी मेरे पास टोटल b आने वाला है। तो मैं क्या कर रही हूं, db की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ वहां पे, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ए बाय आर। अब यहाँ पे भी आर है तो आर की टर्म्स में पुट कर देती हूँ। आर फिर से क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पड़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में इनटू में हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर 1 प्लस में हाफ मीन्स 3/2 हो जाएगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। सिंपल मैथमेटिक्स इट इज, ठीक है। तो मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल कोई तो इंटीग्रेट करेंगे ना। तो वेरिएबल क्या है, डीएल एक वेरिएबल है, छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से लूप बना है, तो उसी को अगर इंटीग्रेट कर दें तो पूरा डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिकली 0 से 2 पाई ए, ठीक है। छोटा छोटा डीएल एलिमेंट बनाएंगे तो मेरे पास पूरा सर्कुलर लूप बनेगा और बेसिकली इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा जो है 2 पाई ए, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से 2 पाई ए के लिए इंटीग्रेट कर रही हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को एज इट इज, और ऊपर भी एक ए पड़ा हुआ है, ठीक है। डीएल जो है इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से 2 पाई ए। सो गाइज मैं इसका सीधा इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, बेसिकली वो 2 पाई ए माइनस 0 बन जाएगा, तो 2 पाई ए रह जाने वाला है। तो देखो यार, तो ये और ये टर्म कैंसिल होकर मेरे पास आंसर आया है म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये आ गई फाइनली मेरे पास इतनी लंबी डेरिवेशन करने के बाद बी की वैल्यू। सो गाइस पॉज करके इसको नोट कर लो चाहो तो, ठीक है। और इसके अंदर एक स्पेशल केस पेंडिंग है, वो क्या है, सो गाइस स्पेशल केस से पहले एक बात जो मुझे कहनी है, इफ दिस लूप वॉज बेसिकली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एक लूप ना हो कि बहुत सारे टर्न्स होते, तो सपोज कर लेते हैं एन टर्न्स होते, कैपिटल एन, ऐसे बहुत सारे लूप्स होते, तो मेरे पास फॉर्मूला में सिर्फ एक चेंज आता, वो ये आता कि एक लूप में से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो एन लूप में से बेसिकली आई के साथ एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा इफ देयर आर एन लूप्स, ठीक है। और पहला केस क्या है, स्पेशल केस, अगर जिस पॉइंट पे मतलब एक्सियल लाइन पे मुझे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अगर ये पी पॉइंट बेसिकली इसी के सेंटर पर लाई करता है तो क्या होगा, ये एक्स डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाने वाला, ठीक। अभी तो एक्स डिस्टेंस पर है, पर अब जो है एक्स 0 हो जाएगा सिंस ये कंसाइड कर जाने वाला। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो बी की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 2 ए स्क्वायर रह जाएगा सिंस एक्स की वैल्यू तो 0 पुट हो जाएगी, और ए के साथ स्क्वायर और बाहर रूट पड़ा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, और वी विल बी लेफ्ट विद ए क्यूब नीचे, और बेसिकली ए से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, जहां पे ए क्या है, रेडियस है सर्कुलर लूप का, और आई जो है करंट है। सो गाइस
इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है, वो क्या है, अगर जो x डिस्टेंस है, बेसिकली मुझे जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर देन एज कंपेयर टू a, दैट इज रेडियस ऑफ द लूप, देन वी कैन नेग्लेक्ट a इन कंपेरिजन टू x इन द डिनोमिनेटर. सो हियर वी आर लेफ्ट विद, ठीक है, मुझे क्या करना है, a को नेग्लेक्ट करना है. तो a को नेग्लेक्ट कर दूंगी तो a स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी और x स्क्वायर बच जाएगा नीचे, और x स्क्वायर और बाहर रूट पड़ा है तो ये हट जाएगा. तो बेसिकली x क्यूब नीचे बच जाएगा मेरे पास. तो अगर मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, इन केस दिस हैपेंस, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला है. इन केस दिस हैपेंस तो फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. और इसी के लिए अगर मुझे डायग्राम बनाना है या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसका वेरिएशन, x डिस्टेंस और b का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और x डिस्टेंस का, तो दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है. x क्यूब का वेरिएशन कैसे बनता है, 1/x क्यूब का, ऐसे जाता है ग्राफ. आई होप सबको याद है ये बात. नहीं भी याद है तो अब आप चाहो तो बेसिकली ग्राफ भी बनाकर देख सकते हो, अदरवाइज याद भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैंने ये दो जगह क्यों बनाया है, बेसिकली सपोज करो ये P पॉइंट राइट साइड में ना आकर कहीं लेफ्ट साइड में होता तो यही सेम बात यहाँ के लिए होती और ये जो है ग्राफ ऐसे बनता. सो गाइस इसको नोट कर लेना एंड आई होप आप लोग को समझ में आया. एंड इफ समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें.